नमस्कार, मैं विमल कुमार प्रभाकर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। छायावाद के 4 स्तंभों में से एक महाकवि सुमित्रानंदन पंत का जन्मदिन है आज। उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर हम बातचीत करेंगे। सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 को प्राकृतिक सौंदर्य की सुरम्य स्थली कौसानी में हुआ था। इनके पिता का नाम गंगा दत्त पंत था और इनकी माता का नाम सरस्वती था। जन्म के 6 घंटे के बाद ही इनकी मां का निधन हो गया था। 4वीं कक्षा तक की शिक्षा कौसानी के वर्नाक्यूलर स्कूल में हुई। कौसानी की पाठशाला में सुमित्रानंदन पंत का नाम गुसाई दत्त था। आगे की शिक्षा के लिए वे अल्मोड़ा चले गए। विद्यार्थी जीवन में सुमित्रानंदन पंत ने नेपोलियन का सुंदर चित्र देखकर स्वयं लंबे घुंघराले बाल रख लिए। आगे चलकर पंत जी जब 6वीं कक्षा में थे, उसी वर्ष जाड़े की छुट्टियों में उन्होंने हार नाम का उपन्यास लिखा और उन्होंने गिरजे का घंटा और बागेश्वर का मेला नाम की कविताएं लिखी, जो इनकी प्रारंभिक कविताएं हैं। स्कूल के नाटकों में पंत को अधिकतर स्त्री पात्रों का अभिनय करने को मिलता। 9वीं कक्षा में उन्होंने अभिमन्यु का अभिनय किया था। सन 1918 में अपने मंझले भाई के साथ बनारस आ गए। पंत ने स्वयं लिखा है, बनारस का 9-10 महीने का प्रवास मेरे लिए आशातीत रूप से लाभदायक सिद्ध हुआ। बनारस से 2वीं श्रेणी में हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करके 1919 की जुलाई में अपने भाई के साथ मेयर कॉलेज प्रयाग में भर्ती हो गए। सन 1916 से लेकर 18 तक की रचनाओं के उन्होंने 2 संग्रह लिखे। उनका नाम है कलरव और नीरव तार। 1920 ईस्वी में एक घटना घटती है। सुमित्रानंदन पंत ने लिखा है, बोर्डिंग हाउस में उनकी चारपाई पे आग लग जाती है तो उनके ये दोनों संग्रह जल जाते हैं। 60 वर्ष एक रेखांकन पुस्तक में उन्होंने लिखा है, उन दिनों में चारपाई के पाए पर मोमबत्ती रखकर लेटकर पढ़ा करता था। मेरी अनुपस्थिति में मोमबत्ती के जलकर समाप्त हो जाने पर इसकी बत्ती से बिस्तरा, चारपाई तथा खिड़की का एक किवाड़ जलकर राख हो गया। सन 1921 से 1931 तक के समय को पंत ने आत्मशिक्षण का युग कहा है। पंत ने कहा है कि ये मेरा आत्मशिक्षण का युग है। फिर काला कांकर के कुंवर सुरेश सिंह के निवेदन पर सुमित्रानंदन पंत 1931 में काला कांकर आ जाते हैं। यहाँ का प्राकृतिक वातावरण पंत के लिए वरदान सिद्ध हुआ। पंत यहाँ पर रहने लगे और यहाँ के वातावरण से काफ़ी उनको लाभ हुआ, काफ़ी अच्छा लगा। पंत गांव के बाहर ऊंचे टीले पर बने नक्षत्र भवन पर रहते थे और यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही सुंदर था। पंत ने एक कविता लिखी है। कविता का शीर्षक है, कलरव किसको नहीं सुहाता। कलरव किसको नहीं सुहाता, कलरव किसको नहीं सुहाता, कौन नहीं इसको अपनाता, कलरव किसको
नहीं सुहाता। यह शैशव का सरल हास है, सहसा उर से है आ जाता। कल रो किसी को नहीं सुहाता। यह उषा का नव विकास है, जो रज को है रजत बनाता। कल रो किसी को नहीं सुहाता। यह लघु लहरों का विलास है, यह लघु लहरों का विलास है। कलानाथ जिसमें खिंच आता। कल रो किसी को नहीं सुहाता। कौन नहीं इसको अपनाता। सुमित्रानंदन पंत ने बहुत ही सुंदर कविता लिखी है। काला कांकर में रहते हुए इन्होंने 1938 में रूपाभ नाम के पत्र का संपादन किया। साथ में श्री नरेंद्र शर्मा का अभिन्न सहयोग रहा। काला कांकर के कुंवर सुरेश सिंह ने आर्थिक रूप से मदद किया और सुमित्रानंदन पंत ने गुंजन और युगांत, युगमाड़ी, ग्राम्य आदि बहुत अच्छे ग्रंथों की रचना की। ग्राम्य में तो अद्भुत गांव के बारे में लिखा गया है, गांव का चित्रण है, बहुत अच्छी कविताएं हैं ग्राम्य की। पंत ने काला कांकर में रहते हुए प्राकृतिक सौंदर्य भी देखा और गांव का भी दृश्य देखा। पंत स्वयं लिखते हैं, काला कांकर में मेरे सौंदर्य प्रेमी हृदय को गांवों की अत्यंत दुरावस्था का दृश्य देखकर अनेक बार कठोराघात लगे हैं और मेरा विचार जगत क्षुब्ध होता रहा है। सुमित्रानंदन पंत का साहित्य परिवर्तित साहित्य है। पहले छायावादी रचनाएं उनकी आती हैं, उच्छ्वास, ग्रंथ, वीणा, पल्लव, गुंजन आदि। फिर आगे प्रगतिवादी रचनाएं उनकी युगांत, युगमाड़ी, ग्राम्य। ग्राम्य में तो अद्भुत चित्रण किया गया है, बहुत ही अच्छी कविताएं हैं। पंत बाद में मानव की ओर मुड़ते हैं और गांव की जो समस्याएं थी उन पर उन्होंने लिखा। आगे चल कर के वो अरविंद दर्शन से प्रभावित होते हैं। ये प्रभाव स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल और युगपथ में देखा जा सकता है। आगे चलकर फिर नव मानवतावादी दृष्टिकोण दिखाई देता है कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि संग्रहों पर। इसलिए हम कह सकते हैं कि पंत का जो साहित्य है वो परिवर्तित साहित्य है। बहुत ही समृद्ध साहित्य पंत जी का है। पंत जी ने अपने जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्य की रचना की है। उनकी एक कविता है मानव, जो युगांत कविता संग्रह में है। उसकी कुछ पंक्तियाँ आपको सुना रहे हैं। सुंदर हैं बिहग सुमन सुंदर, सुंदर हैं बिहग सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम। सुमित्रानंदन पंत के जीवन में बचपन के दिनों में तो कौशानी का सौंदर्य उनको प्रभावित किया और बहुत ही उनको अच्छा लगता था। आगे चल कर के उन्होंने कालिदास के साहित्य को पढ़ा, बहुत ही उनको अच्छा लगा और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का भी प्रभाव है उन पे।
और बाद में आगे चलकर वो अरविंद से तो प्रभावित होते ही हैं। उन्होंने एक कविता लिखी है ग्रामश्री, जिसकी कुछ पंक्तियां मैं पढ़ रहा हूँ। बहुत ही अद्भुत पंक्तियां हैं। प्रकृति का इतना मनोरम, इतना रमणीक सुंदर दृश्य इस कविता में दिया है इन्होंने गांव का। फैली खेतों में दूर तलक, फैली खेतों में दूर तलक, मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें, चांदी सी उजली जाली, रोमांचित सी लगती वसुधा, रोमांचित सी लगती वसुधा, आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकिणियां हैं शोभाशाली। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से, लद गई आम्रतरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। बहुत अद्भुत कविता लिखते हैं। ये कविता ग्रामश्री उनके ग्राम्य नाम के संग्रह पर संग्रहित है। सुमित्रानंदन पंत 1940 तक काला कांकर में रहते हैं और काला कांकर उनको बहुत ही अच्छा लगा। इसके बाद 1941 में वे अल्मोड़ा चले जाते हैं और यहाँ पर रहते हुए वो उदय शंकर संस्कृति केंद्र से जुड़ जाते हैं। और इसके बाद फिर 1944 में पांडुचेरी श्री अरविंद के आश्रम में जाते हैं। अरविंद के आश्रम में जाते और आते हुए वो कई बार जाते हैं और उनके मन को शांति मिलती है। और बाद में जो उन्होंने संग्रह लिखा स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूल, इसमें इनके अरविंद दर्शन का प्रभाव भी है। आगे चलकर फिर 1946 में प्रयाग आ जाते हैं। इलाहाबाद शहर उनको बहुत प्रभावित करता है और अच्छा भी लगता है। 1950 से लेकर 1957 तक आकाशवाणी से जुड़े रहते हैं। सुमित्रानंदन पंत को 1960 में कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। 1961 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया जाता है और 1968 में चिदम्बरा नाम के काव्य पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। पंत ने गांधी जी के जीवन से प्रभावित होकर के और गांधी जी पर उन्होंने लोकायतन नाम का एक महाकाव्य लिखा, जिसमें विश्व चिंतन की भावना देखने को मिलती है। इस लोकायतन पर इनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिलता है। उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध कविता है, युगांत संग्रह में संग्रहित है। कविता का शीर्षक है जग जीवन में जो चिर महान। जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिसमें मानव हित हो समान। जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंध भक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जामे जिसमें अखिल व्यक्ति। दिस दिस में प्रेम प्रभा प्रसार, हर भेद भाव का अंधकार, मैं खोल सकूं चिर मुदे नाथ, मानव के उर के स्वर्ग द्वार। पाकर प्रभु तुमसे अमरदान, करने मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार, फिर से नवजीवन का विहान। अद्भुत कविता सुमित्रानंदन पंत लिखते हैं।
उनकी प्रसिद्ध कविताएं रहीं। मैं नहीं चाहता चिरसुख, और एक ताज कविता उनकी है, नौका विहार कविता है। आत्मिका कविता में तो वो अपने जीवन से जुड़े संस्मरणों को उसमें लिखते हैं। 1971 में उनकी ममेरी बहन शांति जोशी और सुमित्रा नंदन पंत ने एक छोटी सी लड़की को पाला। पंत जी ने उसका नाम दिया सुमिता। मानव होने के कारण पंत के बचपन में जो अधूरापन रह गया था, उसे वो सुमिता के बचपन को खुशियों से भरकर पूरा करना चाहते थे। उन्हें देखकर लगता जैसे सुमिता के साथ वो अपना बचपन भी जी रहे हैं। सुमिता ने पंत जी के जीवन में उल्लास और प्रेम भर दिया था। सुमिता पंत जी को दद्दू कहती थी। पंत जी उसे बहुत प्यार करते, बहुत चाहते थे। सुमिता को बढ़ते देखने की इच्छा उन्हें जीने के लिए बाध्य करती थी, परंतु ऐसा हुआ नहीं। 28 दिसंबर 1977 को रात में अचानक उनके सीने में दर्द होता है। उनकी ममेरी बहन शांति जोशी उन्हें अस्पताल लेकर के जाती हैं, लेकिन दर्द बढ़ता ही जाता है। बाद में फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। महाकवि सुमित्रा नंदन पंत पंचतत्व में विलीन हो गए।